साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना जगत करंट अफेयर्स 2020-21 का जो पॉइंटर नामक जो पत्रिका है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसमें आर्थिक परिदृश्य के तहत राजकोषीय घटनाक्रम और प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और रिपोर्टों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला है इसमें राजकोषीय घटनाक्रम के तहत कि 28 नवंबर 2020 को, यहाँ डेट महत्वपूर्ण नहीं है, ये याद रखिएगा, 28 नवंबर 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 से लेकर के सितंबर 2020 के दौरान सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले जो शीर्ष 5 राज्य हैं, उनके नाम क्या हैं। तो ये जो नाम है आपका, इसमें सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात, दूसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, तीसरे पे है कर्नाटक, चौथे पे है दिल्ली और पांचवें पे है झारखंड। तो ये याद रखिएगा, पहले पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे दिल्ली है और पांचवें पे झारखंड है। अगला है कि 26 से 28 नवंबर 2020 के मध्य होने वाले तीसरे, कौन से नंबर का, तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी जिस प्रदर्शनी का नाम है री इन्वेस्टमेंट 2020 का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। इस वर्ष इस प्रदर्शनी का जो मुख्य विषय या जो थीम थी, वह थीम थी सतत ऊर्जा परिवर्तन हेतु नवाचार, या इंग्लिश में कहें तो इनोवेशंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। अब थोड़ा सा नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो वर्तमान में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत का जो स्थान है वो विश्व में चौथे नंबर पे है। और वहीं पे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ते हुए जो है वो 136 गीगावाट होगी। कितना होगी? 136 गीगावाट होगी, जो देश की कुल ऊर्जा क्षमता का कितना है? 36% है। तो याद रखिएगा, कुल ऊर्जा क्षमता जितनी भारत की, उसका 36% जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा से आ रहा है। आगे है इसी में कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 हेतु जो बजट प्रस्तुत किया गया, उस बजट का आंकड़ा कितना था, मतलब कितने रुपए का बजट पेश किया गया। तो बजट जो अनुमान रहा है वो 30.42 लाख करोड़। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 30.42 लाख करोड़ रुपए का ये बजट अनुमान रहा है। और इसमें ये जो बजट लाया गया है, इसमें कुल प्राप्तियों में जो राजस्व का हिस्सेदारी है, रेवेन्यू मतलब जो सरकार को पैसा प्राप्त होता है, उसमें राजस्व के तहत जो पैसा प्राप्त होता है उसकी हिस्सेदारी कितनी है टोटल बजट में? 66.43% है। और वहीं पूंजीगत प्राप्तियों का जो हिस्सेदार, मतलब जो पूंजीगत प्राप्तियों से जो सरकार को पैसा मिलता है, वो कितना है? 13.55% इसकी हिस्सेदारी है। वहीं पर थोड़ा सा और आंकड़ों की बात करें तो कुल व्यय में जो सरकार व्यय करती है, उस कुल व्यय में राजस्व व्यय का जो हिस्सा है, राजस्व व्यय का हिस्सा है 86.45%। वहीं कुल व्यय में पूंजी खाते पर जो व्यय होता है, पूंजी खाते पर जो व्यय है वो आपका 13.55% है। ठीक है, जबकि कुल प्राप्तियों में राजस्व कितना था? 66.43, और पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा कितना था? 33.57% था। आगे देखते हैं इसी में कि 2020-21 हेतु जो बजट प्रस्तुत किया गया, इसमें राजस्व घाटा अर्थात जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो कितना अनुमानित किया गया? वो जो है 6.09 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। इसको परसेंटेज में देखें तो 2020-21 हेतु जो अनुमानित राजस्व घाटा 6.09 लाख करोड़ है, ये जीडीपी का 2.7% है। तो ये याद रखें कितने परसेंट है? जीडीपी का 2.7% है। वहीं यदि राजकोषीय घाटे की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की, तो फिस्कल डेफिसिट जो है इसका अनुमान कितना रखा गया? इसका अनुमान 2020-21 में जो है 7.96 लाख करोड़ रुपए है, जो कि इस वर्ष की जो अनुमानित जीडीपी है, उस जीडीपी का कितना है? 3.5% है। तो याद रखिएगा, राजस्व घाटा कितना है? 2.7% है, जबकि आपका राजकोषीय घाटा जो है वो 3.5% है। इसके अलावा 2020-21 में करों से, मतलब जो टैक्स से कुल प्राप्त होती है, जो सकल कर राजस्व होता है, उसका जो अनुमान रहा है कितना रहा है? 24.23 लाख करोड़ रुपए। और ये जो 24.23 लाख करोड़ है, इसमें जो प्रत्यक्ष करों का हिस्सेदारी है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा मिला है? टोटल का 54.4% जो पैसा है वो डायरेक्ट टैक्स से आया है, जबकि
45.56% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आया है। अब आगे देखें, 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जीडीपी के संदर्भ में अनुमानित कितना है, मतलब इसको जीडीपी में देखें कि टोटल जीडीपी का कितना जो हिस्सेदारी है वो आपका प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स से आता है, तो वो कितना है 5.9%। जीडीपी के 5.9% हिस्सेदारी जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से आती है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना आता है 4.9% आता है। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्ट टैक्सेस का जो योगदान जीडीपी में वो ज़्यादा है। और सकल कर जो प्रतिशत है, सकल जो ग्रास टैक्स जो परसेंटेज है वो कितना है 10.77% है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसी में, 2020-21 में करों के योगदान के संदर्भ में जो कर राजस्व है, मतलब टैक्स रेवेन्यू है, इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी, मतलब टैक्स के माध्यम जो पैसा आता है, सर्वाधिक पैसा जीएसटी के माध्यम से आता है। तो सबसे अधिक पैसा किससे आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है। फिर उसके बाद निगम कर से आ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर है, और तीसरे नंबर पे इनकम टैक्स है, आयकर है। तो याद रखिएगा कि जो कर राजस्व है इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी या सर्वाधिक पैसा कहाँ से आ रहा है, जीएसटी से आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे निगम कर अर्थात कॉर्पोरेटिव टैक्स है, जो कॉर्पोरेट से पैसा आ रहा है कॉर्पोरेटिव टैक्स है। और तीसरा जो है वो आयकर है, इनकम टैक्स है। वहीं बजटीय विवरण 2020-21 के अनुसार राजस्व प्राप्तियों में राजस्व जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है उसमें कर राजस्व कितना है, मतलब टैक्स से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है कितना है, वो 80.95 है। और जो कर से भिन्न, मतलब जो टैक्स के रूप में पैसा राजस्व नहीं मिल रहा है, वो हिस्सेदारी कितनी है, वो 19.05% है। अब थोड़ा सा सब्सिडी के बारे में बात करें तो बजट 2020-21 में कुल 2,62,108.76 करोड़ की सब्सिडी प्रस्तावित है। कितनी, 2,62,108.76 करोड़ की जो सब्सिडी ये प्रस्तावित है, जो कि सकल व्यय का, जितना भी सरकार व्यय करेगी उस व्यय का जो है 8.62% है। मतलब जितना सरकार व्यय करेगी उसका 8.62% जो है वो सब्सिडी के रूप में व्यय करेगी। और इस सब्सिडी में अकेले खाद्य मद में जो आपका फूड सिक्योरिटी में जाता है या खाद्यान्न के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें इस टोटल सब्सिडी का जो है वो 44.1% हिस्सेदारी अकेले खाद्य सेक्टर में सब्सिडी दी जाती है। और अन्य चीज़ों को देखें तो इसके अलावा, खाद्य सब्सिडी के अलावा दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सब्सिडी किसको दी जाती है, यूरिया सब्सिडी। यूरिया सब्सिडी जो है तत् जो फर्टिलाइजर सेक्टर में, तो यूरिया सब्सिडी 18.24% है। और वहीं एलपीजी सब्सिडी भी, गैसों जो गैस सिलेंडर होता है उस पर भी सरकार सब्सिडी देती है। तो तीसरे नंबर पे जो है एलपीजी सब्सिडी है, जो कि 14.21% है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो वर्ष 2020-21 में करों, मतलब टैक्स और शुल्कों जो आपकी फ़ी होती है, तो टैक्स एवं फ़ी में राज्यों के हिस्से, जो राज्यों का हिस्सा है वो 20% है। उसमें 20% के बाद, राज्यों के हिस्से के बाद सकल व्यय में जो आपका ग्रॉस एक्सपेंडिचर है, उसमें दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, वो ब्याज भुगतान पे जाता है। मतलब जो सरकार पैसा कलेक्ट करती है उसका एक सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा राज्यों को देती है, राज्यों की हिस्सेदारी के रूप में, तो ये 20% जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सर्वाधिक पैसा इनका जाता है वो ब्याज के भुगतान पर जाता है, वो कितना है, करीब 18% है, ठीक है। और याद रखिएगा कि 2018-19 और 2019-20 में भी ब्याज भुगतान दूसरा सबसे बड़ा व्यय मद था। और पहला कौन सा था, पहला जो राज्यों के हिस्से में पैसा जाता है। आगे देखें, वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान जो लगभग 7.08 लाख करोड़ रुपए था, ये जीडीपी के संदर्भ में यदि अनुमानित करें तो बजट भुगतान जो है वो जीडीपी का कितना रहा, 3.15% हिस्सा ये ब्याज सब्सिडी के रूप में या ब्याज भुगतान के रूप में दिया गया। वहीं 2020-21 से जो बजट प्रस्तुत किया गया, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके कई उद्देश्य थे। इसमें से 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से, वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम से जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना। दूसरा, आपदा लोच के माध्यम से जोखिम कम करना। तथा तीसरा है पेंशन व बीमा प्रवेश के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा। ये 3 मुख्य इसके उद्देश्य थे। अब बजट के 3 प्रमुख घटक थे। अब ये बजट के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं, इसमें पहला जो घटक है आकांक्षी भारत, आकांक्षी मतलब एस्पिरेशनल
इंडिया, दूसरा है सभी के लिए आर्थिक विकास, तीसरा है जिम्मेदार समाज। तो पहला है आकांक्षी भारत एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा है सभी के लिए आर्थिक विकास, तीसरा है जिम्मेदार समाज। और ये जो आकांक्षी भारत है एस्पिरेशनल इंडिया है, इसके तहत जो इसमें मद शामिल किए गए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं शामिल की गई हैं? कृषि, पहला है कृषि सिंचाई और ग्रामीण विकास, दूसरा है आरोग्य जल एवं स्वच्छता मतलब आपका हेल्थ केयर सेक्टर से, तीसरा है शिक्षा और कौशल। तो ये 3 जो मुख्य मदें हैं इनमें शामिल की गई हैं। आगे चलते हैं। बजट अनुमान 2020-21 में कृषि सिंचाई एवं संबद्ध कार्यों तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज पर खर्च किए जाने का जो अनुमान है, कितना खर्च किया जाएगा? वो जो है 2.83 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और 2020-21 हेतु कृषि ऋण, जो प्रस्तावित कृषि ऋण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, कितना कि कृषि ऋण का जो लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए है, कितना 15 लाख करोड़ रुपए है। और वहीं वर्ष 2025 तक, कब तक? वर्ष 2025 तक जो है दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को, जो कि वर्तमान में 53.5 मिलियन मीट्रिक टन है, इसको बढ़ाकर 2025 तक 108 मिलियन मीट्रिक टन करना है। इसके अलावा बजट 2020-21 में समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है, जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो एलोकेशन किया गया है, वो कितना किया गया है? 69,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हेल्थ सेक्टर में है। वहीं हेल्थ सेक्टर से ही संबंधित टीबी के लिए जो है, इसमें कहा गया है कि वर्ष 2025 तक, कब तक? टाइमलाइन जो है 2025 तक जो है टीबी अर्थात तपेदिक को समाप्त करने हेतु एक अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो अभियान का नाम याद रखे, कई बार इसी में थोड़ा शब्दों का हेरफेर करके 4 ऑप्शन बना देते हैं। तो ये है टीबी हारेगा देश जीतेगा। और कब तक टीबी को समाप्त करना है? 2025 तक है। आगे है कि खुले में शौच मुक्त का दर्जा बरकरार रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन हेतु वर्ष 2020-21 के लिए जो कुल आवंटित धनराशि है वो कितनी है? 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। वहीं शिक्षा क्षेत्र के लिए जो है कितना धन आवंटित है? तो शिक्षा क्षेत्र के लिए वो है 99,300 करोड़ रुपए, ये आपके एजुकेशन सेक्टर पे दिया गया है। वहीं भारत को तकनीकी वस्त्रों मतलब तकनीकी टेक्नोलॉजिकल जो आपके क्लोथ होते हैं, तो तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से जो है एक मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का नाम क्या है? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। और ये जो मिशन है ये 4 वर्षों के लिए चलाया जाएगा। 4 वर्ष कौन कौन से होंगे? मतलब इसकी टाइमलाइन के 4 वर्ष की 2020-21 से लेकर के 2023-24 तक, ये 4 वर्षों के लिए इसको चलाया जाएगा। इसके लिए जो अनुमानित व्यय है वो 1480 करोड़ रुपए है। आगे देखते हैं। बजट अनुमान 2020-21 में महत्वाकांक्षी भारत तथा जिम्मेदार समाज अर्थात केयरिंग सब्जेक्ट सोसाइटी, जिसकी बात हम लोगों ने पहले की थी कि बजट के 3 जो प्रमुख घटक हैं, जिसमें पहला आकांक्षी भारत या महत्वाकांक्षी भारत कह सकते हैं, दूसरा था सभी के लिए आर्थिक विकास, तीसरा था जिम्मेदार समाज। तो ये जो तीनों हैं, ठीक है, आपका इसमें से 2 महत्वाकांक्षी भारत के लिए जो बजट अनुमान है वो कितना है? वो है आपका 4,82,401 करोड़, 4,82,401 करोड़ है। जबकि जिम्मेदार समाज केयरिंग सोसाइटी के लिए जो बजट परिव्यय है, जो बजट एलोकेट किया गया है वो कितना है? वो है आपका 62,626 करोड़ रुपए। और इसके अलावा बजट अनुमान 2020-21 में परिवहन अवसंरचना, परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर तथा ऊर्जा हेतु भी बजट अनुमान बताया गया है। तो इसमें परिवहन अवसंरचना के लिए जो बजट अनुमान है या जो एलोकेशन है वो कितना है? वो है आपका 1,69,637 करोड़ रुपए है। वहीं पर ऊर्जा हेतु जो बजट एलोकेशन है वो कितना है? वो है 40,740 करोड़ रुपए। आगे देखें। अब जो दूसरा इसका है, 3 घटक थे, इसमें से एक जो घटक है जिम्मेदार समाज अर्थात केयरिंग सोसाइटी, इसके मूल विषयों पर जोर देते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए जो है जो प्रस्तावित आवंटन है वो कितना है? वो है आपका वही 62,626 करोड़ रुपए में ही एलोकेट होगा। तो उसमें से जो है आपका कह सकते हैं पोषण संबंधी कार्यों के लिए 35,600 करोड़ रुपए, जबकि महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए जो है वो आपका महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण हेतु जो बजट आवंटन है वो कितना है? वो है आपका
85,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 85,000 करोड़ रुपए ये बजट आवंटित किया गया है। अब आगे देखें, कॉर्पोरेट बॉन्डों में, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है इसमें एफपीआई अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सीमा जो है इसको पहले 9% था, 9% से बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया, 15%। तो ये आंकड़ा याद रखिए, कितना परसेंट कर दिया गया, 9 से बढ़ा करके 15% कर दिया गया है कॉर्पोरेट बॉन्डों में एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सीमा को। आगे बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 में उल्लिखित तथा विश्व बैंक के अनुसार गठित नई कंपनियों की संख्या में, मतलब नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे है, 3rd रैंक पे है। वहीं 2006 से 2014 की अवधि के दौरान औपचारिक क्षेत्र में, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, औपचारिक क्षेत्र में नई कंपनियों की संचयी वार्षिक वृद्धि दर जो रही है वो कितनी रही है, 3.8% थी। जबकि 2014 से लेकर 2018 की अवधि में यही जो दर रही है, मतलब कंपनियों के गठन की, वो कितनी हो गई, 12.2% रही है। वहीं वर्ष 2018 में लगभग 1.24 लाख जो है 1.24 लाख नई कंपनियों का गठन हुआ था, जो कि वर्ष 2014 में गठित लगभग 70,000 नई कंपनियों की तुलना में लगभग 80% अधिक रहा है। आगे देखते हैं, चालू खाता घाटा जो होता है, चालू खाता घाटा CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये वर्ष 2018-19 में जीडीपी का 2.1% था। कितना था, 2018-19 में जीडीपी का 2.1% था, जो कि घट करके 2019-20 की पहली तिमाही में यह कितना रह गया, 1.5% रह गया। आगे थोड़ा सा जो बायलैटरल ट्रेड होते हैं उनके बारे में बात करें तो द्विपक्षीय व्यापार के संदर्भ में ऐसे दो देश जिनका भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार जो है 2014-15 से लेकर के 2018-19 के मध्य में सकारात्मक रहा है, धनात्मक रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि भारत ने जो है इन देशों को निर्यात जो है ज़्यादा किया है, मतलब सामान ज़्यादा बेचा है और वहाँ से सामान कम लिया है। तो हमें क्या है कि हमें वहाँ से डॉलर की प्राप्ति हुई है। तो ये जो सकारात्मक ट्रेड वाले जो दो देश हैं, ये यूएसए है, पहले नंबर पे यूएसए है, अमेरिका दूसरे पे यूएई है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात हैं। वहीं 2019-20 में अप्रैल से नवंबर के मध्य में भारत के जो शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देश रहे हैं, तो ये शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देश कौन से, तो इसमें सबसे नंबर 1 पर यूएसए है, दूसरे पे चीन है, पहले चीन हुआ करता था, अब अमेरिका हो गया, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, चौथे पे आपका सऊदी अरब है और पाँचवें पे हांगकांग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहले पे अमेरिका है, हांगकांग, तो पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है, चौथे पे सऊदी अरब है और पाँचवें पे हांगकांग है। वहीं अप्रैल 2019-20 अप्रैल से नवंबर में शीर्ष निर्यात वाली जो हमने चीज़ों को एक्सपोर्ट किया है, मतलब बेचा है, तो शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे जहां हमने सबसे अधिक अपने सामान को भेजा है, उसमें नंबर 1 पे अमेरिका है, दूसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे पे चीन है और चौथे पे हांगकांग है। वहीं अप्रैल 2019-20 से लेकर, मतलब 2019-20 अप्रैल नवंबर के मध्य में शीर्ष जो आयात मदें रही हैं, आयात मदें मतलब जो हमने इंपोर्ट किया है, जो हमने बाहर सामान मंगाए हैं, उसमें सबसे अधिक चीज़ें हमें क्या है, कच्चा पेट्रोलियम नंबर 1 पे है, फिर आपका स्वर्ण है, फिर पेट्रोलियम उत्पाद, फिर कोयला, फिर कोक एवं ब्रिकेट्स है। आगे देखते हैं 2017-18 के लिए जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में परिवहन क्षेत्र की जो भागीदारी है वो लगभग कितनी रही है, वो 4.77% थी। कितनी थी, 4.77% है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी इस परिवहन क्षेत्र में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, वो सड़क परिवहन की है। कितनी है, इसमें सड़क परिवहन की 3.06% है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर रेलवे है, जिसकी हिस्सेदारी कितनी है, वो है आपकी 0.75, मतलब पूरी 1% भी नहीं, 0.75%। हवाई यातायात की 0.15% तथा जल परिवहन की 0.06% है। आगे देखते हैं, भारत जो है विश्व में नागर विमानन, मतलब हवाई यातायात में का नागर विमानन का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है। ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट है। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है, घरेलू मार्केट के मामले में नागर विमानन में पहले नंबर पे अमेरिका और दूसरे पे चीन और भारत तीसरे नंबर पे है। वहीं भारतीय व्यापार की मात्रा की दृष्टि से देखें तो लगभग भारतीय व्यापार का 95%
भारतीय व्यापार का 95%। और यदि मूल्य की दृष्टि से देखें, मूल्य की दृष्टि से यदि देखें काश की दृष्टि से, तो 68% जो है भारत के व्यापार का जो परिवहन होता है वो नौ परिवहन के माध्यम से, मतलब समुद्री परिवहन या जहाज़ों जो जलयान होते हैं उनके माध्यम से किया जाता है। आगे बात करते हैं, भारतीय स्टार्टअप व्यवस्था प्रगति करते हुए 24 यूनिकॉर्न, मतलब भारत में 24 यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न मतलब जिनकी मतलब जो व्यापार है वो टर्नओवर वो 1 अरब से ज़्यादा का हो जाता है, तो उन्हें कहा जाता है। तो यहाँ पे 24 यूनिकॉर्नों के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन गई है। मतलब स्टार्टअप के मामले में भारत जो है तीसरे नंबर पे है। सबसे नंबर 1 पे चीन है, दूसरे पे अमेरिका है। आगे बात करते हैं विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में, वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में जो सर्विस का हम लोग दूसरे देशों को देते हैं सर्विस सेक्टर में, तो वाणिज्यिक सेवा निर्यातों में भारत का अंश जो है विगत दशक में, विगत 10 वर्षों में लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2018 में कितना पहुंच गया है, 3.5% पहुंच गया है। वहीं 2019-20 के अनुसार चीन के बाद जो है भारत दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार है। क्या है? ग्रीन बॉन्ड बाजार है। आगे देखें तो वर्ष 2018 में 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड के साथ ग्रीन बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया है किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने। आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में आयात की दृष्टि से शीर्ष देश कौन से रहे हैं? आयात मतलब जहां से हमने चीज़ों को इंपोर्ट किया है, खरीदा है। तो सबसे अधिक सामान हमने चीन से लिया है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तीसरे पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, चौथे पे सऊदी अरब है और पांचवें पे इराक है, जहां से हम चीज़ों को खरीदे हैं। इराक से हम क्या लेते हैं? तेल लेते हैं। तो नंबर 1 पे चीन है जहां से हमने चीज़ों को सबसे अधिक आयात किया है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात यूएई है, चौथे पे सऊदी अरब है, पांचवें पे इराक है। वहीं आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2018-19 में निर्यात की दृष्टि से, मतलब जहां पे हमने चीज़ों को एक्सपोर्ट किया है, तो निर्यात की दृष्टि से जो शीर्ष 5 देश हैं, सबसे अधिक हमने चीज़ें कहाँ बेची हैं? अमेरिका को, दूसरे नंबर पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे पे चीन है, चौथे पे हांगकांग और पांचवें पे सिंगापुर। तो क्रम याद रखिएगा, सबसे अधिक निर्यात हमने कहाँ किया है? अमेरिका, फिर दूसरे पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे हांगकांग और पांचवें पे सिंगापुर है। आगे देखें, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में विश्वव्यापी निर्यात में भारतीय हिस्सेदारी वाली शीर्ष वस्तुएं कौन सी रही हैं? तो निर्यात वाली मतलब जो चीज़ें हमने मंगाई हैं, तो सबसे अधिक जो हमने निर्यात मतलब जो चीज़ें हमने बेची हैं, तो सबसे अधिक हमने क्या बेचा है? चावल, फिर मोती, फिर है बहुमूल्य एवं अर्ध बहुमूल्य रत्न है, मसाले तथा चाय एवं मेट, मतलब सबसे अधिक हमने जो निर्यात किया है चावल का निर्यात किया है, ये याद रखिएगा। और आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017-18 में कपड़े तथा टेक्सटाइल का विनिर्माण जो है एवं जीडीपी में योगदान कितना रहा है? तो कपड़े मतलब आर्थिक समीक्षा 2017-18 में कपड़े का जो विनिर्माण है वो कितना रहा है? 18%। और जीडीपी में इसका योगदान कितना रहा है? 2% रहा है। वहीं वर्ष 2018 मतलब विनिर्माण सेक्टर में, यदि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसमें कपड़े टेक्सटाइल का कितना हिस्सेदारी रही? 18%। जबकि कपड़े का जो विनिर्माण है या इसका जो निर्माण कहता है, इसका जीडीपी में कितना योगदान है? तो 2% का योगदान है। वहीं वर्ष 2018-19 में भारत के कुल निर्यात में जो हम चीज़ें निर्यात करते हैं, बेचते हैं, उसमें कपड़े एवं वस्त्रों की जो भागीदारी रही है वो कितनी रही है? 12%। जितनी चीज़ें हम बेचते हैं बाहर दूसरे देशों, उसमें से 12% जो है वो कपड़े की हिस्सेदारी है। वहीं कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कृषि के बाद, एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब सबसे अधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है, जो 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तौर रोजगार देता है, जबकि संबद्ध क्षेत्रों में यह रोजगार जो 6 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। आगे देखें, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार विश्व उत्पादन वृद्धि दर जो है वो 2018 में कितना रहा है? वो 3.6% रहा है, जबकि 2019 में 2.9%, मतलब 2019 में घट गया है। अब थोड़ा सा प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में वर्ष 2017-18 में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो नंबर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे आपका गोवा है, दूसरे पे सिक्किम है और तीसरे पे हरियाणा। तो क्रम याद रखिएगा, गोवा, सिक्किम, हरियाणा। आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 एवं 2018
में उत्तर प्रदेश में वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी होता है, तो ये एसजीडीपी हो गया। तो एसजीडीपी कितना है, तो यदि आप देखें 2017 में कितना रहा है, तो ये वो 8.9% रहा था, और वहीं 2018 में 10.6% रहा है। आगे बात कर लेते हैं। विश्व के लिए भारत में असेंबल और मेक इन इंडिया योजना को एक साथ मिलाने से निर्यात बाजार में भारत की हिस्सेदारी जो है वर्ष 2025 के जो 2025 में 3.5% होती, वो 2030 तक ये कितना हो जाएगा, 2030 तक 6% तक हो जाएगी। इसी क्रम में वर्ष 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरियां होंगी, और 2030 तक कितनी होंगी, इनकी संख्या बढ़कर 8 करोड़ हो जाएगी, डबल हो जाएगी। आगे देखें, किसी जिले में नई कंपनियों के पंजीकरण में 10% की वृद्धि होने से 10% की वृद्धि होने से सकल घरेलू जिला उत्पाद में कितनी वृद्धि होती है, तो 1.8% की वृद्धि होती है। क्या कहा गया कि किसी जिले में नई कंपनियों के पंजीकरण में यदि 10% की वृद्धि होती है, तो वहाँ का जो सकल घरेलू जिला उत्पाद है, डिस्ट्रिक्ट, तो सकल घरेलू जिला उत्पाद में जो वृद्धि होती है कितनी होती है, 1.8% की होती है। आगे बात करते हैं, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, जो सरकारी बैंक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी कितनी है, 70% है, ठीक है, और 30% निजी क्षेत्र के बैंकों की है। वर्ष 2006-07 से 2019-20 की अवधि तक में शाकाहारी थल की वहनीयता जो है वो बढ़कर कितनी बेहतर होगी, 29% जो है शाकाहारी थाली, मतलब कुल लोग इफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब खरीद पा रहे हैं या उसका सेवन कर पा रहे हैं, तो ये इसकी जो वहनीयता है, ठीक है, वो कितनी बढ़ी है, 29% बढ़ी। वहीं मांसाहारी थाली की जो वहनीयता बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, वो 18% बढ़ी है। आगे बात करते हैं, भारत में कृषि जो मशीनीकरण है, जो एग्रीकल्चर में जो मशीनीकरण है, वो चीन में कितना है, 60% है, वहीं ब्राज़ील में कितना है, 75% मशीनीकरण है। उनके कंपेयर में भारत में कृषि मशीनीकरण कितना है, 40% है, ठीक है। तो चीन और ब्राज़ील से कंपेयर करें तो हमारे देश के एग्रीकल्चर में मशीनीकरण अभी कम है, हम लोग ट्रेडिशनल में अभी ज़्यादा, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से कृषि ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ प्रोडक्शन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो चीन से कम है, या चीन या ब्राज़ील से कई मामलों में कम है। आगे चलते हैं, अगला है कि 8 राज्यों में सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का GVA ग्रास वैल्यू एडेड में योगदान जो है वो 60% से अधिक है। इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ में यह जो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है वो 80% से अधिक है। और इस मामले में यदि कहा जाए सबसे कम योगदान सर्विस सेक्टर का कहाँ पे है, तो सिक्किम में है, 26.8%। GVA में सिक्किम के सर्विस सेक्टर का सबसे कम योगदान है 26.8, और सबसे अधिक योगदान किसका है, दिल्ली और चंडीगढ़ का है। और 8 राज्य ऐसे हैं जिनका सेवा क्षेत्र का GVA में योगदान 60% से अधिक है। आगे देखें, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2016-17 और 2017-18 में सकल घरेलू बचत की यदि बात करें तो वर्तमान बाजार कीमतों पर, यदि 2016 और 17 की बात करें, 17 की, तो ये जो है इसमें सकल घरेलू बचत वर्तमान बाजार कीमतों पर GDP का कितना रहा, 30.3% रहा है। जबकि 2017-18 में सकल घरेलू बचत जो है वर्तमान बाजार कीमतों पर GDP कितना रहा, 30.5% रहा है। आगे बात कर लेते हैं, चीन और अमेरिका के बाद तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता कंज्यूमर कौन सा है, तो भारत। तो भारत तीसरा सबसे बड़ा जो है तैयार इस्पात का कंज्यूमर है, तो ये बात याद रखिएगा, 3rd नंबर पे, 3rd। आगे देखें, अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में बात करें तो 18 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट 2020-21 का जो आकार कितना था, इसका आकार था 5,12,860.72 करोड़ रुपए। यदि इसको विगत वर्ष से देखें तो 2020-21 का विगत वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान था उसका 6.91% रहा है, और संशोधित अनुमान की तुलना में 13.51% अधिक था। मतलब पिछले वर्ष का 2019-20 के बजट अनुमान को देखें तो उससे जो है इस बार का बजट 6.91% अधिक था। यदि
संशोधित अनुमान से तुलना करें तो 13.51% अधिक था। आगे देखते हैं 2020-21 में उत्तर प्रदेश सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था। ये राजकोषीय घाटा था 5,31,953.46 करोड़ रुपए। ये होने का अनुमान है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब जीएसडीपी, जीडीपी नहीं जीएसडीपी, स्टेट का जो जीडीपी होगा, तो जीएसडीपी में यदि परसेंटेज में देखें तो ये कितना है 2.97% है। मतलब राजकोषीय घाटा कितना है यहाँ का 2.97% है। वहीं पर 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय घाटा कितना रहा है 35,203.11 करोड़ रुपए, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी का 2.38% रहा है। ठीक है, शुद्ध राजकोषीय घाटा। अब आगे देखें इसे में कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू मतलब जीएसडीपी के साथ अनुपात जो है वर्ष 2020-21 के बजट में कितना था। बजट में 17.8% अनुमानित है, जबकि 2018-19 में वास्तविक आंकड़ों और 2019-20 के संशोधित अनुमानों में यह जो है कितना रहा है, वास्तविक आंकड़ों में 17.4% रहा है, जबकि संशोधित अनुमानों में 15.9%। आगे चलते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कुल अनुमानित संसाधनों में राजस्व प्राप्तियों का जो अंश है, जो राजस्व प्राप्तियों का अंश कितना है, वो 84% है। कितना है 84%, जिसमें राज्य का स्वयं का जो कर राजस्व है वो कितना है, जो इनको राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसमें चूंकि स्टेट को क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ ग्रांट देती है, मतलब पैसा देती है इनके हिस्से की। तो इस 84% में जो राजस्व से आया है राजस्व प्राप्त का, इसका 33% जो है जो स्टेट गवर्नमेंट स्वयं के जो टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट करती है वो है। और इसके अलावा 30.4% जो हिस्सेदारी है ये जो केंद्र सरकार राज्यांश देती है, राज्यों का जो हिस्सा देती है वो है 30.4%। आगे है अंतर्राष्ट्रीय धान संस्थान, जो कहाँ पे है, फिलीपींस के मनीला में है। इसकी पहली शाखा जो है कहाँ स्थापित की गई है, उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थापित की गई है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश को मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा कमी, कितनी कमी की गई है, यहाँ इसने की है 30% की कमी की है। तो सबसे ज़्यादा कमी लाने हैं तो भारत सरकार के द्वारा SSR, कौन सा है, SSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा इस बात को भी, किस राज्य ने, भारत में किस राज्य ने मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा कमी की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है। आगे देखें, मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। और इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला देश का पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। और भारत की जीडीपी में 8.8% के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मतलब भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान कौन करता है, महाराष्ट्र करता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु करता है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। आगे देखें, वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में, जो इनके मतलब स्टेट के द्वारा स्वयं टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता है, इसमें जीएसटी की हिस्सेदारी कितनी है 40% और वैट की जो हिस्सेदारी है वो 18% है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल बोया गया क्षेत्रफल जो है कितना रहा है 26,147 हेक्टेयर था, जो 2015-16 में 0.21% बढ़कर हो गया कितना 26,203 हेक्टेयर। तथा उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न आवश्यकता कितनी है, वो खाद्यान्न आवश्यकता 539 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, जबकि खाद्यान्न उपलब्धता कितनी है, वो है 746.64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना था 165.98 लाख हेक्टेयर था, जो कि 2015-16 में ये 0.78% घट गया है। मतलब बोया गया क्षेत्र जो है वो घटा है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो घट करके कितना हो गया 164.69 लाख करोड़ हो गया है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश जो है
पशुधन संख्या में, इस पशुधन में जो है कुक्कुट को छोड़कर, मतलब जो मुर्गी उर्गी पालन होता है उनको छोड़ करके उत्तर प्रदेश पशुधन के संदर्भ में देश में पहले स्थान पर है। वहीं यदि मछली उत्पादन की बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश मछली उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। पहले पे आंध्रा है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। और वहीं भारत में सर्वाधिक दूध के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पर है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य के सकल घरेलू मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में जो वृद्धि कितनी हुई, 7.6% की वृद्धि हुई है। वहीं प्रचलित भावों पर उत्तर प्रदेश के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में कितना था, 45.5% था, जो 2018-19 में बढ़कर कितना हो गया है, 47.2% हो गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2018 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी थी, 10,981 किलोमीटर थी, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर कितनी हो गई है, 11,384 किलोमीटर हो गई है। आगे देखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 15 से लेकर 59 आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी थी, ये थी आपकी 1,114.42 लाख, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना था, 55.77 55.77% थी। आगे देखें, 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, नाम याद रखिए क्या है, NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन्होंने वर्ष 2021 से लेकर 26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। और आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की अंतिम अवधि क्या थी, 30 अक्टूबर 2020 तक। और 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत जो रिपोर्ट है, इसका शीर्षक क्या है, कोविड के दौरान वित्त आयोग। वहीं 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में राज्यों और संघ के मध्य संतुलन को दर्शाने हेतु मुख्य पृष्ठ पर किसको चित्रित किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि संघ और राज्यों के मध्य संतुलन को दर्शाने के लिए मुख्य पृष्ठ पर किसको अंकित किया गया है, तो तराजू को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, तराजू को बनाया गया है। अगला है 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई है। इसमें खंड 1 और खंड 2 में विगत रिपोर्टों की भांति मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ के अनुलग्नक जो है, इनको संलग्न किया गया है। वहीं खंड 3 जो है केंद्र सरकार को समर्पित है, जिसमें मध्यम अवधि की जो चुनौतियां हैं और आगे के रोड मैप के साथ प्रमुख विभागों की गहराई से जांच की गई, जबकि खंड 4 जो है वो पूरी तरह से किसके लिए समर्पित है, राज्यों के लिए समर्पित है। आगे देखते हैं, 5 से 6 नवंबर 2020 को मोटर वाहन उद्योग में प्रतिस्पर्धा के मुद्दे पर, इस विषय पर ब्रिक्स देशों की प्रतिस्पर्धा एजेंसियों की वर्चुअल कार्यशाला जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा आयोजित की गई। अब हम लोग बढ़ते हैं, प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और रिपोर्टों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 27 नवंबर 2020 से प्रभावी हुए दी लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड तथा DBS क्या है आपका, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ मतलब समामेलन योजना, मतलब उनको मिला दिया गया है। तो इस योजना का नाम क्या है, दी लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड DBS बैंक लिमिटेड के साथ समायोजन योजना 2020। और 27 नवंबर 2020 से दी लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की सभी शाखाएं जो हैं वो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी, तथा DBS बैंक इंडिया लिमिटेड तथा लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के समामेलन की योजना जो है प्रभावी कब से हुई है, तो ये 27 नवंबर 2020 से प्रभावी हुई है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा DBS बैंक इंडिया लिमिटेड तथा द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के समामेलन की ड्राफ्ट योजना जो है वो 17 नवंबर 2020 को रखी गई। और द लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का अधिस्थगन जो प्रभावी होना बंद हो गया, मतलब इनका जो कार्य संचालन था वो 27 नवंबर 2020 से बंद हुआ। फिर 20 नवंबर 20 नवंबर 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 30 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनियामक दिशा निर्देशों का पालन न करने हेतु जो है 6 संस्थाओं को दंड दिया गया। ये 6 संस्थाएं कौन सी हैं, पहला है इसमें सोडेक्सो SVC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या है सोडेक्सो SVC
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, तीसरा है क्विक सिल्वर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, चौथा है फोन पे प्राइवेट लिमिटेड और पांचवा है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तब छठा है पंजाब नेशनल बैंक। इन पर जो है दंड लगाया गया है। आगे देखते हैं अक्टूबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आर्थिक जो कह सकते हैं, क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहिए, इसने कहा है कि वह 18 से 21 मई 2021 को अपनी मतलब अगले साल जो इसकी वार्षिक बैठक होगी वो कहाँ पे आयोजित करेगा, तो ये जगह है ल्यूशन बर्गेन स्टॉक, इसको ऐसे लिख सकते हैं ल्यूशन बर्गेन स्टॉक, यहाँ पर आयोजित की जाएगी। अभी तक क्या होता था, हर साल जनवरी के महीने में जो है स्विट्जरलैंड के दावोस में यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक जो है आयोजित होती थी। अब इस बार 2021 में कहाँ होगी, मई में होगी, और कहाँ पे होगी, ये आपका ल्यूशन बर्गेन स्टॉक में होगी। आगे देखते हैं सितंबर के अंत में 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी सूची से सार्वजनिक क्षेत्र के 6 बैंकों को हटाया गया। अब ये 6 बैंक कौन से हैं जिनको हटाया गया, तो इनमें है सिंडिकेट बैंक, दूसरा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तीसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है आंध्रा बैंक, पांचवा है कॉर्पोरेशन बैंक है, छठा है इलाहाबाद बैंक। इन बैंकों को इससे हटाया क्योंकि इनको अन्य बैंकों के साथ इनका मर्जर कर दिया गया है, विलय कर दिया गया है। अगला है 9 अक्टूबर को जारी मौद्रिक नीति में रेपो दर जो है, रेपो दर कितना रखा गया है, 4%। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है अक्टूबर का, 4% है। वहीं रिवर्स रेपो दर जो है कितना है, 3.35% है। इसके अलावा इसी मौद्रिक नीति में जो सीमांत स्थायी सुविधा दर है MSF रेट जो है ये कितना है, ये 4.25% है। वहीं बैंक दर को भी 4.25% ही रखा गया है। वहीं इस मौद्रिक नीति में CRR कैश रिजर्व रेशियो जो है इसको 3% पर रखा गया है, जबकि SLR कितना रखा गया है, इसको आपका 18% पर बना के रखा गया है। आगे देखें 31 अगस्त 2020 को NSO के द्वारा नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है NSO के द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के तिमाही अनुमान 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में GDP में संकुचन हुआ, मतलब GDP में गिरावट आई है। वो 2019-20 की पहली तिमाही की तुलना में कितनी दर्ज की गई है, वो स्थिर मूल्य 2011-12 के बेस पे लिया जाता है, मतलब आधार वर्ष स्थिर मूल्य के लिए कितना लिया गया है, 2011-12, इसके मूल्यों पर 23.9% रहा है। वहीं यदि वर्तमान मूल्यों पे देखें, करंट प्राइस पे देखें, तो GDP में संकुचन कितना रहा है, वो 22.6% रहा है, मतलब माइनस में इतना गया था। क्यों, क्योंकि कोविड-19 जो महामारी चल रही थी। आगे देखें हाल ही में वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति जो है 2019-2024 ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। तो ये टाइमलाइन याद रखिएगा 2019-2024। तो मई 2020 में नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में राज्यों में सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो IMR है, इन्फेंटिलिटी मोर्टेलिटी रेशियो जो है आपका, वो नागालैंड में सबसे कम दर्ज की गई है। कितनी की गई है, 1000 पे 4। ठीक है, सबसे कम नागालैंड में दर्ज की गई। तो हमें बताना है कि सर्वाधिक कहाँ दर्ज की गई, मतलब सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ पे दर्ज की गई, मध्य प्रदेश में, ये 1000 पे 48 का आंकड़ा है। वहीं मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पे है, तो सर्वाधिक जन्म दर बड़े राज्यों में बिहार में 26.2 है। वहीं सबसे कम कहाँ दर्ज की गई, सबसे कम आपका केरल में दर्ज किया गया। कितने, कहाँ पे, केरल में ये 13.9 है। वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार में कितना है, 11.2। तो यदि केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को सब में से पूछा जाए सबसे कम कहाँ पे है, तो आपका अंडमान निकोबार होगा। यदि राज्यों में पूछा जाएगा तो सबसे कम केरल में और सबसे अधिक कहाँ है, बिहार में। आगे देखें मई 2020 में जारी SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में शीर्ष जन्म दर वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बिहार नंबर 1 पे है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे राजस्थान, पांचवें पे दादर और नगर हवेली। तो याद रखिएगा, पहले पे आपका बिहार है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, फिर
एमपी है, फिर आपका राजस्थान है, फिर दादर नगर हवेली है। और SRS बुलेटिन मई 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दर, ये तो अधिकतम जन्म दर वाले थे, तो न्यूनतम जन्म दर वाले जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सबसे कम जन्म दर कहाँ पे है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर दूसरे नंबर पे आपका गोवा है, तीसरे पे नागालैंड है, चौथे पे त्रिपुरा है, एक सेकेंड, न्यूनतम जन्म दर वालों में अंडमान निकोबार नंबर 1 पे, दूसरे पे गोवा है, तीसरे पे नागालैंड, चौथे पे त्रिपुरा, पांचवें पे चंडीगढ़ और छठे पे पुडुचेरी है। वहीं भारत में विगत 4 दशकों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है और यह वर्ष 1971 के 14.9 प्रति हजार से गिर के 2018 में कितना हो गया, 6.2 प्रति हजार हो गया है। आगे देखें, बड़े राज्यों छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पर सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पे दर्ज की गई, दिल्ली में दर्ज की गई। कितनी, 1000 पे 3.3। तो सबसे अधिक मृत्यु दर, मतलब मृत्यु दर कहाँ पे है, तो वो छत्तीसगढ़ में 1000 पे 8 है। आगे देखें, भारतीय बैंकों ने नोट्स के जो करेंसी होती है, जो नोट होते हैं, उनके मूल्य वर्ग डिनोमिनेशन को पहचान करने के लिए, मतलब कौन सी नोट कितने रुपए की है उसको पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित, जो आँख से जो कम मतलब अंधे होते हैं, दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, मनी कह सकते हैं इसे, MANI मनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आगे देखें, भारत बॉन्ड ETF का मतलब क्या है, ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेड फंड। तो ETF देश का पहला सार्वजनिक कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF है। ये जो है आपका भारत बॉन्ड ETF, ये देश का पहला सार्वजनिक कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF है, क्योंकि इसमें सभी शामिल कंपनियां क्या हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। जबकि इससे पहले भी जो है भारत 22 ETF जारी किया गया था, भारत 22 ETF जारी किया गया था। ये भारत बॉन्ड जो अभी वर्तमान का भारत बॉन्ड ETF है, इससे भिन्न है, क्योंकि जो भारत 22 ETF था उसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी शामिल किया गया था, जबकि जो भारत बॉन्ड ETF है इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर CII एग्जिम बैंक के 15वें सम्मेलन, या कहें 15th CII एग्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका प्रोजेक्ट पार्टनरशिप का आयोजन जो है वो 22 से 24 सितंबर 2020 के मध्य में किया गया। आगे देखते हैं, अगस्त 2020 में एक्सिस बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा एक नया खाता खोला गया है जिसका नाम क्या है, लिबर्टी सेविंग अकाउंट। तो याद रखिएगा, किस बैंक ने एक नया खाता लिबर्टी सेविंग अकाउंट के नाम से प्रारंभ किया है, तो एक्सिस बैंक ने प्रारंभ किया है। आगे चलते हैं, अगस्त 2020 में वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25, राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 इसको जारी किया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तथा अगस्त 2020 में RBI द्वारा जारी वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020 से 25 हेतु इसमें 5C को जो है शामिल किया गया है। अब ये 5C कौन है, तो इसमें जो पहला C है उसका मतलब है कंटेंट अर्थात सामग्री, दूसरा C कैपेसिटी अर्थात क्षमता, तीसरा C कम्युनिटी अर्थात सामुदायिक, पांचवा C जो है चौथा C जो है कम्युनिकेशन अर्थात संचार है, और पांचवा C जो है कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन अर्थात सहयोग है। तो पहला C कंटेंट है सामग्री, दूसरा कैपेसिटी अर्थात क्षमता, तीसरा है कम्युनिटी अर्थात सामुदायिक, चौथा है कम्युनिकेशन अर्थात संचार, पांचवा है कोलैबोरेशन अर्थात सहयोग। आगे देखें, अगस्त 2020 में भारतीय निर्यात आयात बैंक के द्वारा बिजली आपूर्ति गुणवत्ता में सुधार हेतु 250 मिलियन डॉलर का ऋण का समझौता किसके साथ किया गया है, मोजाम्बिक, जो अफ्रीकन कंट्री है, इस मोजाम्बिक के साथ किया गया है। आगे चलते हैं, जुलाई 2020 में क्रेडिट ब्यूरो फर्म ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल का नाम क्या है, MSME सक्षम पोर्टल, इसको लॉन्च किया है सिडबी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, सिडबी के द्वारा, सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में, कब हुई थी,
1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है, लखनऊ में है और यह एमएसएमई सेक्टर के लिए कार्य करता है। अगला है 8 जनवरी 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा जारी भारत में ई कॉमर्स पर बाजार अध्ययन महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ई कॉमर्स की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो विश्व में सबसे तेज है। कितनी है? वो 51% की वार्षिक औसत वृद्धि दर है। वहीं ई कॉमर्स क्षेत्र से मिलने वाला जो राजस्व है, जो वर्ष 2017 में 39 बिलियन डॉलर था, वो 2020 तक बढ़कर कितना हो जाएगा? 120 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर तक हो जाएगा। आगे देखें, भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या जो मार्च 2014 तक 904.51 मिलियन था, वो सितंबर 2019 तक बढ़कर कितना हो गया है? 1173.75 मिलियन हो गया है। आगे देखें, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की, जो इंटरनेट यूजर्स हैं, इनकी संख्या वर्ष 2017 के 445.96 मिलियन से बढ़कर 2019 में 665.31 मिलियन हो गई है, जो कि वर्ष 2021 में बढ़कर कितनी हो जाएगी? 829 मिलियन हो जाएगी। ये अनुमान है। आगे देखें, यूनिडो का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की एक विशेषीकृत एजेंसी है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो इस यूएनआईडीओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में विनिर्माण उत्पादन का लगभग जो आधा अर्थात लगभग 45% जो है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों से आता है, जबकि ऑनलाइन बिक्री में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की जो भागीदारी कितनी है? 43%। तो जितना विनिर्माण भारत में होता है उसका 45% जो हिस्सा है वो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों से आता है और ऑनलाइन बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 43% है। तो ये जो है आपका प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और रिपोर्ट थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इतनी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।